हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सीईटी सिलेबस के लिए। जो सब्जेक्ट आज लेकर आया हूं दोस्तों, वो है सब्जेक्ट साइंस 1, यानी कि 10th स्टैंडर्ड के लिए जो आपका सीईटी का एग्जाम का जो सिलेबस होता है साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हीट। तो दोस्तों आज हम हीट चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। और एक चीज, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि हमने आपसे एक वादा किया था कि आपके लिए हम लगातार 20 से 25 डेज तक हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस आपके लिए पब्लिश करने वाले सीईटी के लिए। तो आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर हमने लिखा है डे 9, यानी कि आज जो ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, ये जो वीडियो में बना रहा हूं दोस्तों, ये आज इसका जो डे है वो 9th डे है, यानी 9वां दिन है। तो आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि इसके पहले 8 दिनों तक लगातार हमने हर दिन 4-4 वीडियोस आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के अपलोड किए हुए ऑलरेडी। तो उसमें आप एमसीक्यूज जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं पहले पहले, साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के, हर एक के मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। तो आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है, ताकि आपको ज्यादा ढूंढने में मेहनत वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा सीधा हमारे चैनल के अंदर एंटर हो जाओगे तो आपको हमारा जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, आप जानते होंगे। तो प्लेलिस्ट के अंदर जैसे एंटर हो जाओगे, टॉप पे आपको देखने मिल जाएगा सीईटी के मैथ्स के प्लेलिस्ट, सीईटी के साइंस के प्लेलिस्ट, सीईटी के सोशल स्टडीज के प्लेलिस्ट। तो उसमें आप जाके जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। तो बस यही मैं बोलना चाह रहा था। और अभी आपको 10 एमसीक्यूज दिखेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम हर क्वेश्चंस ले रहे हैं और हर क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस पहले आपको बताएंगे और आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से कि क्या उसका आंसर हो सकता है। क्योंकि यार देखो, सिर्फ आंसर रट के जाना इज नॉट द थिंग। आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसका आंसर क्या हो सकता है। तो उसके बीच में एक रिलेशन जो होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोग साथ में बताते हैं, ताकि आपको ये जो आंसर है ना, वो रटा हुआ याद नहीं रहेगा, वो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब में याद रहेगा। और हमारा पूरा एक्सपीरियंस जो है दोस्तों, 7 to 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, वो पूरा हम लोग डाल के 10 एमसीक्यूज निकालते हैं, जो हमें लगता है जो पूछ सकता है आपके सीईटी एग्जाम में। तो ये एक्सपीरियंस शायद हो सकता है इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस बन जाए, या फिर इसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप बस इतना देख लोगे तो आपका सीईटी का प्रिपरेशन हो जाएगा कम समय में। बहुत सारी कम टाइम बचे, आपको पता है, तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने डाले हुए हैं। तो बस आप अच्छे से देखो। अभी आपको 10 एमसीक्यूज दिख रहा है, वो अच्छे से देखो। और साथ ही में ये आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और दोस्तों शेयर जरूर करना सीईटी के स्टूडेंट्स तक। जो भी बच्चा सीईटी का एग्जाम देने वाले, वहां तक शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। अभी 10 एमसीक्यूज ध्यान से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर एंड जैसा हमने आपसे बोला था कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज आपको आज इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि जैसा आप जानते हैं कि आपका जो सीईटी का पेपर होने वाला है वो 2 आवर्स का होने वाला है एंड 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी एक क्वेश्चन के पीछे टाइमिंग अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हर क्वेश्चन के पीछे सिर्फ 1 मिनट आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, ठीक है, तो उसको सबसे पहले रीड करो। एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड का टाइम लो, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ लिया ना, तो हो सकता है कि डायरेक्टली आपको आंसर आ जाए, ठीक है, ऑप्शंस भी देखने की जरूरत ना पड़े। और हो सकता है उसके बाद और 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपने अगर ऑप्शंस रीड कर लिया तो फिर आपको आंसर जो है याद आ जाएगा, या फिर जो कंसेप्चुअल नॉलेज आपने पढ़ा था, हम जो आपको पढ़ाते हैं, ये आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हम लोग पहला एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझो और एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं उसको मेमोराइज कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेस इज कॉल्ड डैश। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एब्जॉर्ब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर में बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉलिड क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड फेस में, तो उसको क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन है, पहले इसको समझ लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फिर से है, फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप चारों में से कोई तो एक आंसर होगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर हमारी जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है ना, मैं अमाउंट ये वर्ड को काट देता हूं, समझ लो। तो अगर मैं इसको पढ़ूं, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये बाय यूनिट मास जो मैंने लिखा था इसको भी मैंने मिटा दिया, और सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद होगा कि जब भी कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और उसके वजह से कोई भी सॉलिड चीज लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है, तो उस चीज को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपने पढ़ा था, करेक्ट, आपको याद होगा, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन यहां पे क्या बोल दिया है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, और वो भी बाय यूनिट मास। तो कभी भी आपको अगर ऐसा दिखता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास, ताकि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको कहा जाता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया दोनों में फर्क क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में फर्क सिर्फ इतना है। और अगर आपको लेटेंट हीट पूछता, सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट
पूछता तो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नहीं दिया होता, यूनिट मास नहीं दिया होता, डायरेक्ट आपको पूछा होता। तो ये डिफरेंस बहुत लोग गलतियां करते हैं। इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन गलती से कुछ लोग जो है इस पहले वाले ऑप्शन को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को टिक करके आते हैं, हमेशा याद रखना। और यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है वेपराइजेशन वाला, ठीक है ना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसमें सिर्फ फर्क इतना होता है कि अगर यहाँ पे लिक्विड से गैस रहेगा ना, जैसे यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है, यहाँ पे लिक्विड दिया है, तो सॉलिड से लिक्विड दिया हुआ है, लेकिन अगर वही चीज लिक्विड से गैस अगर दी होती तो उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं, यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी के लिए इसका जो आंसर है, माफ करना, अभी के लिए जो इसका आंसर है दोस्तों वो है हमारा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, ओके, द टेम्परेचर एट विच आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर इज कॉल्ड डैश, यानी कि एक टेम्परेचर ऐसा है जिसमें आइस जो होता है, बर्फ जो होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पानी के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है हमारे सामने, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब सीधी सी बात है दोस्तों, एक आइस को इमेजिन कर लो, ठीक है ना। अगर एक आइस है वो अगर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है पानी के अंदर, यानी कि आइस जो है क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, H2O बन रहा है। तो सीधी सी बात है, आइस पानी कब बनता है? जब आइस पिघलने लगता है, और पिघलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर कोई चीज बर्फ बन रही होगी तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहेंगे, कोई अगर चीज बॉयल हो रही है, उबल रही है यहाँ पे, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। तो अभी के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, कि आइस कन्वर्ट वाटर में हो रहा है, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, वो टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, द फिनोमिनन इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, यानी कि अगर किसी प्रेशर के कारण आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, एंड वापस से देन रिकन्वर्ट्स टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव, यानी कि अगर एक आइस है उसके ऊपर अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो वो क्या हो रहा है, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर को अगर मैं हटा दिया तो फिर से वो क्या बन जा रहा है, आइस बन जा रहा है। तो वो जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? आपको याद होगा दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक बर्फ का एग्जांपल था, समझ लो एक बर्फ का टुकड़ा है इस प्रकार से, ठीक है ना, आपको याद होगा, इस प्रकार से एक बर्फ का टुकड़ा है, और यहां से बीचों बीच एक रस्सी बांध के ऐसे हम लोग लटका देते हैं प्रेशर लगा के, तो देखो आपको पता चलता है कि रस्सी ऑटोमेटिकली बर्फ को काट के रस्सी पूरा नीचे तक आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग प्रेशर हटा देते हैं तो रस्सी नीचे आ गया, लेकिन ये बर्फ आपस में चिपके हुए रहते हैं, लेकिन जुड़ जाते हैं फिर से, यानी कटे हुए भी है, फिर वापस से जुड़ भी जाएंगे, तो फिर से एक टुकड़े बन जाएंगे, बर्फ के एक ही टुकड़ा बन जाएगा। तो उस चीज को रेगुलेशन कहते हैं, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो हमारे चैप्टर वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। कंसेप्चुअल नॉलेज पूरा का पूरा लेक्चर्स हमने कंप्लीट किया है, हर चीज प्लेलिस्ट में डाल के रखा, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया कि अगर कोई भी चीज आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है प्रेशर लगाने के बाद एंड वापस से रिकन्वर्ट हो जाती है आइस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन। याद रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इन जनरल व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर इट डैश, यानी कि अगर कोई एक लिक्विड है, कोई भी एक लिक्विड है, उसको अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है ना, चलो हीट कर रहे हैं, मान लिया आपने एक टोप के अंदर, एक बर्तन के अंदर आपने पानी गर्म करके रख लिया, तो उसका क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। नहीं, टेम्परेचर नहीं पूछा यहाँ पे, एग्जैक्टली ये पूछा है एक सर्टेन टेम्परेचर रखा, तो वो क्या होगा, यानी कि लिक्विड जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्रीज होगा, एक्सपांड होगा कि बॉयल होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे बॉयल आ सकता है, लेकिन लोग गलतियां करते हैं कि चलो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि लिक्विड हीट कर रहे हैं तो बॉयल होगा, लेकिन बॉयल इसका आंसर नहीं आएगा। एक्चुअल में इसका आंसर कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपांशन के हिसाब से आना चाहिए। फ्रीज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इधर पे 0 डिग्री का कोई सवाल ही नहीं है, हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको एक बात बोलूं कि जब भी कोई लिक्विड को हम हीट करते हैं ना, तो वो होता है एक्सपांड। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो लूज पड़ते जाता है जब भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, दूर भागने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो जब दूर भागता है तो वो क्या होने लगता है, एक्सपांड होने लगता है। हमेशा याद रखना। तो आपको दो चीज बताऊंगा याद रखने के लिए। क्या याद रखना है कि लिक्विड को जब भी आप हीट करोगे तो वो एक्सपांड होता है, वैसे ही लिक्विड को अगर आप फ्रीज करोगे, ठंडा करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। याद रखना, याद रहेगा। तो अभी के लिए इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड जब हीट होता है तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज एक्सपांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आप देखोगे, द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डैश। यानी कि ऐसा क्या बिहेवियर है पानी का जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे आप जानते हो दोस्तों कि हमने एक चीज पढ़ा था कि पानी जो होता है ना 0 से 4 डिग्री तक हम लोग अगर उसको लेके आते हैं, यानी कि एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है, यानी कि एक्सपांड होता है। ठीक है ना, जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो एक्सपांशन में चला जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में कभी कभी उल्टा भी होता है, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर, अलग टाइप का बिहेवियर होता है जिसमें वो चीज जो है इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो ऑलरेडी डिक्रीज होने लगता है। तो वो टाइप का जो फंडा था, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, वो बिहेवियर था दोस्तों एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कभी भी 0 to 4 डिग्री का जिक्र जब होगा तो वो कौन सा बिहेवियर रहेगा, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर रहेगा, याद रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो आप लोग। द एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी स्टडीड विद डैश, यानी कि जो एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर है उसको अगर हमें स्टडी करना है तो कौन से अपैरेटस के थ्रू हम लोग स्टडी कर सकते हैं, कौन सा ऐसा चीज है जिसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं आ सकता, ड्यू पॉइंट एक अलग कंसेप्ट है, थर्मामीटर होता है लेकिन पूरा थर्मामीटर से हम लोग नहीं माप सकते, तो एक अलग से अपैरेटस बनाया हुआ है जिसका नाम है होप्स अपैरेटस। ठीक है, तो कभी भी एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर को स्टडी करना हो तो होप्स अपैरेटस के थ्रू हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी दिया हुआ है चैप्टर लेक्चर्स जब हमने पढ़ाए थे चैप्टर का। ठीक है, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डैश, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो उसको क्या कहेंगे, वाटर वेपर बोलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, फॉग तो हो ही नहीं सकता, ड्यू भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 4 ह्यूमिडिटी होगा, क्योंकि जब भी कोई एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, ये हमने शायद 7th या 8th में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक चैप्टर था वहां पे ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स करके एक चैप्टर था, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 8th वाले को पढ़ा है, दैट्स मुझे याद आ रहा है। तो वहां पे हमने देखा था कि जब भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आता है, हवा में मॉइस्चर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड एयर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ह्यूमिडिटी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ हीट इज डैश। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। यहां पे पूछा है कि द यूनिट ऑफ हीट इज डैश, लेकिन यहां पे पूछा है एसआई यूनिट में क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एसआई यूनिट में जो यूनिट होता है वो होता है जूल, ये आपने पढ़ा भी होगा यार, बहुत ही फेमस यूनिट है ये। तो हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, लेकिन लोग कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इन सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो आपका एक यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट जैसे होता है वैसे एक एमकेएस यूनिट होता है और एक सीजीएस यूनिट होता है। तो अगर आपको यूनिट ऑफ हीट पूछा लेकिन सीजीएस यूनिट में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलोरी, याद रखना। हीट का यूनिट कैलोरी भी होता है, लेकिन कब होता है, जब सीजीएस में पूछेगा तब, एसआई में पूछा तो जूल उसका आंसर हो जाएगा, याद रहेगा, करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डैश, यानी कि जो हीट एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है ताकि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का जो यूनिट मास का ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको सिर्फ 1 डिग्री से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस से उसको इंक्रीज कर सके, रेज कर सके, तो वो चीज को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है, क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट। हमेशा याद रखना कि कोई भी अमाउंट का एनर्जी या फिर आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितना उसकी जरूरत पड़ेगी अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या करना है, सिर्फ 1 डिग्री से टेंपरेचर को इंक्रीज करना है, तो वो हीट एनर्जी के अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी ऑप्शन देखोगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन क्या होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का तो कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए बच गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको याद नहीं आता है ना, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का, पहले चारों ऑप्शंस को देखने का कि यार ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं आ सकता, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिल्कुल नहीं आ सकता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं आ सकता, तो जो बच गया वही आंसर होगा ऑब्वियसली, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डैश। यार ये बहुत ही फेमस यहाँ पे बोल सकते हो इक्वेशन है एक तरीके का, जो हमने आखिरी में इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था, ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स के दौरान इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप देखना चाहोगे तो हमारे प्लेलिस्ट में हर टाइप के वीडियोस के लेक्चर्स जो है अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा वीडियो अपलोडेड है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा है क्वेश्चन एमसीक्यूज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अगर कभी भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें जो जितना भी हीट लॉस होता है ना उतना ही हीट गेन भी होता है। ठीक है, तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट को लॉस करता है। जैसे हमें एक चाय है, ठीक है ना, एक चाय है हमारा कप में रखा हुआ है, ठीक है ना, एक चाय कप में रखा हुआ है, तो कप में से जो चाय गर्म होता है तो धुआं निकलता है, यानी कि उसका हीट जो है बाहर आ रहा है। तो जितना अमाउंट ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट में से हीट एनर्जी बाहर आएगा उतना हीट एनर्जी कौन गेन करेगा, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है। कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन है वहां पे, जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है वहां पे, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि हीट एनर्जी जो लॉस्ट हुआ हॉट ऑब्जेक्ट द्वारा वही हीट एनर्जी गेन भी होता है कोल्ड ऑब्जेक्ट द्वारा। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट जो है आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर। ठीक है ना, हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट को एक्सचेंज करता है हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इसका आंसर है हीट एक्सचेंज। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टोटल 10 एमसीक्यूज यहां पे होता है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 एमसीक्यूज आपको हेल्प करेगा अपने सीटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अगर क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा तो। पूरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने क्वेश्चन निकाला है आपके लिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही था आज का लेक्चर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।